मार्केट के महारथी का। और आज हमारे साथ जो मार्केट के महारथी हैं वो हैं पैसिफिक पैराडिम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आपने वक्त वक्त पे हमारे सभी व्यूअर्स को गाइड किया है। हमारी लास्ट बात शायद आपसे 8 मार्च को आसपास हुई थी, वुमेंस डे के मौके पे। और जब हमने आपसे बात की थी पुनीता, तो आपका क्लियरली ये मानना था कि अभी कई स्पेसेस में मार्केट्स में फ्रॉथ दिख रहा है और उसके बाद हमने बेहद वॉलेटाइल महीना आते हुए देखा। पर आज देखिए, पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन, नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन, साथ ही नई सीरीज और मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे। तो पुनीता, सबसे पहले क्या नज़रिया है भारतीय बाजारों पे, और मार्च महीने के बाद क्या जो छटाई थी, जो थोड़ी फ्रॉथ थी मार्केट्स में, वो कम होती हुई नजर आई, और क्या अब यहाँ से अच्छी तेजी की उम्मीद करें? हाँ, तो देखिए, नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है 2025 एंड ये फिस्कल ईयर में हम लोग अभी काफ़ी सारे इलेक्शंस फेस करने वाले हैं वर्ल्ड में। तो इंडिया में सबसे पहले अभी इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद यूएस में आएगा। वो 2 इलेक्शंस काफ़ी डिफाइनिंग रहेंगे इस फिस्कल ईयर के लिए। हालाँकि इंडिया में ऐसा कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन को लेकर, बट फिर भी एक थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी और नैरेटिव जैसे-जैसे इलेक्शन पास में आएगा, कुछ अप्स एंड डाउन्स न्यूज़ आती रहेंगी। और साथ-साथ आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अर्निंग सीज़न जो है, वो अभी फिर से चालू होने वाला है कुछ ही हफ्तों में। तो अर्निंग सीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इंडियन मार्केट्स हैं, वो एक वैल्यूएशन प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं। और वो वैल्यूएशन प्रीमियम इसलिए बना हुआ है क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। पर जहाँ पर अगर अर्निंग्स में कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट आया, तो वो वाले स्टॉक्स जो हैं, वो काफ़ी बुरी तरह से पनिश हो सकते हैं। क्योंकि जो वैल्यूएशन सेफ्टी है, वो नहीं है अभी मार्केट में। एज़ आपने बोला, मार्च में मार्केट्स का कुछ फ्रॉथ क्लियर हुआ, पर मार्केट्स फिर ऊपर चढ़ गई। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा कि मार्केट्स जो हैं वैसे अंडरलाइंग टोन स्ट्रॉन्ग रहेगी, पर जहाँ-जहाँ पर वीकनेस कहीं भी दिखी, वेदर न्यूज़ फ्लो में या अर्निंग्स में, वहाँ पर काफ़ी भारी पड़ सकता है उन कंपनीज़ को। जी। पुनीता जी, बहुत शुक्रिया मैम। अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। चूँकि आप अमेरिका में बैठती हैं पुनीता मैम, तो आपको ना बेहतर आइडिया होगा कि एफआईआईज़ की थिंकिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, फंड फ्लोज कैसे मूव कर रहे हैं। आप ज़रा ये बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि ये जनवरी में, फरवरी में नेट आउटफ्लो था, हालांकि मार्च में नेट इनफ्लो हमने देखी है, लेकिन ये चाइना से डेटा अब थोड़े थोड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो एफआईआईज़ का मन क्या बन रहा है? क्या थोड़े से भारतीय बाजार से निकल के चाइना को भी एक्सप्लोर करेंगे, या फिर यहां पर जो भरोसा अभी तक दिखाया है वो बरकरार रहेगा? नहीं, दोनों देखिए, एक तो यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं और यूएस में जो पॉलिसी शिफ्ट्स आएँगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे कि नहीं, उस पे भी फ्लोज़ डिपेंड करेंगे। क्योंकि अगर यूएस में ही इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए और इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे लोग चाहते हैं वैसे आए, तो यूएस से इतना ज़्यादा आउटफ्लो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ नहीं जाएगा। पर अगर इन्फ्लेशन कंसर्न्स यूएस में बनी रही और इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आ रहे, तो हो सकता है फॉरेन मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़े फ्लोज और बढ़े। और पर्टिकुलरली वैल्यूएशन जहाँ है सेफ्टी, वहाँ फ्लोज ज़्यादा जाएँगे। तो अगर चाइना में कुछ भी न्यूज़ फ्लो पॉज़िटिव आया, तो वहाँ के वैल्यूएशंस तो बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन है। वहाँ डेफ़िनिटली फ्लोज़, इंक्रीमेंटल फ्लोज़ जाएँगे। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी फ्लोज़ जा सकते हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स जो है, वो बहुत बुरी तरह से अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं डेवलप्ड मार्केट्स, पार्टिकुलरली यूएस मार्केट्स को। अभी कुछ फ्लोज़ जापान की तरफ भी जा रहे हैं। तो इंडिया जो है, वहाँ पर फ्लोज़ हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि एक इंडिया की स्टोरी, ग्रोथ इकोनॉमी, टॉप 3-4 इकोनॉमी में बनी रहेगी। और यहाँ की कंपनीज़ में ग्रोथ अगर आती रहे, तो जहाँ-जहाँ वैल्यूएशन सेफ्टी है, कुछ फ्लोज़ तो आएँगे। पर हाँ, हो सकता है ज़्यादा फ्लोज़
कहीं और मार्केट्स में जाए जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी बेहतरीन ज्यादा है। पुनीता मैम, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग कर रही है और ये पॉलिसी का इम्पैक्ट हमने डिफेंस, रेलवेज, कुछ स्टार्टअप्स पे, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने काफ़ी देखा है। मैं मान के चलता हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी ले लेते हैं कि मान लीजिए यही गवर्नमेंट रिपीट होती है, तो पहले 6-8 महीने के अंदर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा? मैं इसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ आपसे, या मैं आपसे कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी करवाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सही सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है तो पहले 6-8 महीने में किस चीज़ पे फोकस होगा? क्योंकि जो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगे पहले 6-8 महीने में हो जाएंगी। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि किस चीज पे फोकस होगा। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टोज वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने अभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो पर मेरे हिसाब से ये जो अभी कैपेक्स, इंफ्रा, इन सब में गवर्नमेंट का फोकस बना रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरी तरह से वो अचीव नहीं किया जो कि हम लोग चाहते हैं इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। तो ये फोकस हमेशा इस गवर्नमेंट का बना रहेगा कि इंडिया को हम तेजी से और डेवलप्ड साइड में लेते चले जाएं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहां पर मेरे हिसाब से एक एम्फोसिस बना रहेगा, और बाकी जो है कंपनीज जो है उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो सब स्टेबिलिटी अगर आ गई इलेक्शन के बाद, कि वो लोग और इन्वेस्टमेंट करें अपने-अपने बिज़नेसेस में, अपने ग्रोथ को बढ़ाएँ। तो कैपेक्स साइकिल में एक रिवाइवल बन जाएगा और भी ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था। पुनीता मैम, एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी, जैसे आपसे ये मिड कैप और स्मॉल कैप का ना इंडियन मार्केट्स में आपने नोटिस किया होगा कि एक फ्रॉथ जैसी बन गई थी। वो फ्रॉथ किसी भी वजह से हटी, चाहे उसका क्रेडिट आप सेबी को दे सकते हो कि उन्होंने रेगुलेशन के तौर पर ये बात बोल दी, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के तौर पर बोल सकते हो कि उनको भी ये बात समझ में आई, कुछ मार्केट ने भी करेक्शन दिया। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप वाला एरिया है, स्पेशली इन इंडियन मार्केट, आपको कोई ज़्यादा वरीसम तो नहीं लग रहा ना मैम? ये जस्टिफिकेशन कर रहा है ना अपनी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन को और बिजनेस को? नहीं, ये एरिया जो है यहाँ पर वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी हाई है, और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इसी सेक्टर में इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पैसा बहुत जल्दी बन जाता है उनका। कई लोग बोलते हैं हमको 2-3 दिन में काफ़ी प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। तो इसलिए ये जो एरिया है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ही ज़्यादातर जो है फ्रॉड को बना रहे हैं, और वही ज़्यादा हर्ट भी होंगे। पर जो म्यूचुअल फंड में भी फ्लोज़ जा रहे हैं, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स से ही जा रहे हैं, और खुद डायरेक्टली भी रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सेक्टर है एक एक्चुअली ग्रोइंग सेक्टर की, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नए-नए कंपनीज़ आईपीओज़ कर रहे हैं, नए-नए कंपनीज़ ऐड हो रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में। और जैसे-जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी, तो ये सेक्टर जो है यहाँ पर डेप्थ, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर कुछ हमेशा पॉकेट्स अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, और कुछ जो है वो फ्रॉथी रहेंगी। पर ये एक बहुत ही सेक्टर जो है धीरे-धीरे काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केट बनने को लग रहा है। मेरा आखिरी सवाल पुनीता जी आपका कमोडिटीज़ को लेकर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी तेज़ी है, पर इस बीच सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पे, कई सारी कमोडिटीज़ जैसे कि कॉपर, जिंक, इसमें अच्छा एक्शन है। आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं, चाइना रीओपनिंग थीम प्ले कर रही है। आपका क्या नज़रिया है, कोई एक कमोडिटी जो आपको लगता है कि अभी भी यहाँ से शानदार प्रदर्शन कर सकती है? आपका ओवरऑल कमोडिटी स्पेस पे क्या व्यू है, और कोई एक स्पेसिफिक कमोडिटी जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगी एंड आपके व्यूज़ उस पे? एक्चुअली मैं कमोडिटीज़ पे कोई व्यू नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ हम लोग कमोडिटीज़ पे पर से ट्रेड नहीं करते हैं, हम तो मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा। बट जनरली यूएस डॉलर weakening is better for commodities and emerging markets. तो अगर आप कमोडिटीज में जैसे रैली देख रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में भी हो सकता है फ्लोज आए, तो एक इसका ये भी कारण हो सकता है कि यूएस मार्केट्स जो है
वहां से थोड़े फ्लोज बाहर की तरफ जा रहे हैं एंड इट मीन्स कि यूएस डॉलर शायद थोड़ा पीक हो गया। तो हम उस तरह से देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स कमोडिटीज को। हम डायरेक्टली कमोडिटीज में पर से ट्रेड नहीं करते, पर अभी गोल्ड में जनरली फ्लोज तब जाते हैं जब लोग थोड़ा रिस्क अवर्जन बढ़ रहा है मार्केट्स की तरफ, पर वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क अवर्जन बढ़ रहा है इक्विटी मार्केट्स में। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा ध्यान से नहीं फॉलो कर रही, तो कुछ भी बोलूंगी तो मेरे को लगता है कि उसमें कोई खास आपके व्यूअर्स को फायदा नहीं होगा। अच्छा पुनीता मैम, एक क्वेश्चन ना मैं थोड़ा मार्केट वार्केट से हट के पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप यूएस में ही हैं और इलेक्शंस का रिजल्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के, प्रेसिडेंशियल आने के और इलेक्शंस में जीतने के चांसेस कितने हैं मैम? चांसेस कितने हैं? ये आप अपना एक सिटीजन के तौर पर भी बता सकते हो भले आप, ठीक है? अब मैं एक एनालिस्ट के तौर पर आपसे नहीं पूछूं तो भी। देखिए, स्टेट्स वाइज डिपेंड कर रहा है। कई स्टेट जो हैं वो पूरे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, रिपब्लिकन्स के फेवर में हैं। जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि मैसाचुसेट्स, जहाँ पर मैं ज्यादा समय बिताती हूँ, वहां पर हमेशा ही डेमोक्रेटिक वेव रहा है। एंड सो पर हाँ, एक फियर कह लीजिए या एक एक्सेप्टेंस कह लीजिए कि बढ़ रही है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बने। तो उनका जो है चांस वो काफी स्ट्रांग ही चल रहा है और बहुत टाइट रेस है। ठीक है, आपने अच्छे से बता दिया मैम। मैं एक्चुअली 2-3 रीज़न से पता करने थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी मार्केट आएंगे तो शायद हो सकता है मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी भी आए, उनके ट्वीट्स एक नए सोर्स बन जाते हैं, आपको मालूम ही है, और उनके ट्वीट्स फिर मार्केट को एक नई डायरेक्शन भी देते हैं, और यूएस को भी देते हैं और इंडिया को भी देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा बहुत आपने हमको ये भी गाइडेंस दिया कि इस समय यूएस के अंदर हवा किस तरफ की ज़्यादा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम, पुनीता मैम, थैंक यू वेरी मच। खैर